हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, अभी तक हम लोग 6 लेसन पढ़ चुके हैं और ये 7वें नंबर लेसन का वीडियो होगा दोस्तों, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसके पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी अच्छे ढंग से प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, वहाँ से जा करके आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसे स्टार्ट कर लेते हैं और मैं बता दूं दोस्तों इसमें कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग उत्तर गुप्त काल को पढ़ने वाले हैं, या फिर वर्धन वंश उसे बोल सकते हैं, या फिर हम इसे कहें तो पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो काल समय रहा था दोस्तों, वो क्या रहा था, तो इसका काल जो समय रहा था दोस्तों, उत्तर मतलब गुप्त वंश जो था उसके बाद के जो समय था दोस्तों ना, उस समय से मतलब क्या था कि क्या था दोस्तों, 500 क्या था भाई, 540, सॉरी 540। ठीक है ना। 540 के बाद से 647 तक का जो समय रहा, ठीक है, वो पूरा का पूरा समय जो है दोस्तों इसी में माना जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, एक एक क्वेश्चंस करके जानेंगे और पूरा अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे दोस्तों। इससे जो भी रिलेटेड बातें होंगी दोस्तों, उन सभी बातों को मैं मतलब क्वेश्चंस को मैं बताता चलूँगा। ठीक है ना, जिससे कि आपका पूरा मतलब रिलेट कर करके जो मैं बताऊँगा उससे आपको अच्छे ढंग से तैयार भी होता जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है ना। चलिए, तो हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। आगे जो पहला नंबर क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, वो दे क्या रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि थानेश्वर में थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की। तो थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ये क्या है कि थानेश्वर में जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश की स्थापना क्या की, पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, तो पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की, इसीलिए क्या हुआ कि इस वर्धन वंश का नाम जो है कि पुष्यभूति वंश भी पड़ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि क्या होगा दोस्तों, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्यभूति वर्धन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए। ओके, तो सूची को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो सब मैं आपको बताता चल रहा हूँ, यहाँ पे समझ लीजिएगा। वर्धन जो वंश है दोस्तों थानेश्वर में है, तो इसलिए थानेश्वर इसका राजधानी था। पहले इसकी राजधानी थानेश्वर रही, फिर बाद में चेंज करके जो है कि कन्नौज कर दी गई थी। बट मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज थी, और वाकाटक वंश की पुरी थी, और मैत्रक की बल्लभी थी। समझ में आ गया ना, ये आपको याद रखना है पूरा का पूरा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या, राजवंश और उसके संस्थापक, राजवंश और उसके संस्थापक पूछ रहा है। तो राजवंश दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर। ठीक है, अभी इसका जो क्या दे रखा है, वर्धन वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। ठीक है, और मौखरी वंश के संस्थापक ईशान वर्मा थे। वाकाटक के विंध्य शक्ति, और मैत्रक के क्या है, भट्टार्क। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है इन सभी को, वर्धन वंश के पुष्यभूति, मौखरी के ईशान, और वाकाटक के विंध्य शक्ति, और मैत्रक के भट्टार्क। ठीक है ना। कुछ गलती बोला क्या मैं इसमें, देखिए कोई नहीं, अब लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, पहले मैं ठीक कर चुका था ना। देखिए अब यहाँ क्या बोला, कदम्ब राज्य की स्थापना जो है कि मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है, कदम जो राज्य थी दोस्तों, उसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है, उसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है ना, उसने क्या किया कि अपनी राजधानी किसको बनाया, ऐसा पूछ रहा। तो उसने अपनी राजधानी जो था दोस्तों, वो बंगाल को बनाया था। ठीक है, तो बंगाल उसकी राजधानी थी। कदम्ब राज्य की स्थापना किसने की थी, मयूर शर्मन ने की थी। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी किसको बनाई, ऐसा पूछ रहा। तो बंगाल को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ओके, आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो है कि क्या किया, संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। ठीक है, इसमें से कौन ऐसा शासक था जो संस्कृत का महान विद्वान था दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। इन ऑप्शंस में क्या है दोस्तों, जो हर्षवर्धन थे। ठीक है, हर्षवर्धन वो क्या थे, एक बौद्ध मतलब बौद्ध राजा भी थे, मतलब बौद्ध मतलब क्या बोल सकते हैं यार, बौद्ध के अनुयायी। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे, और एक संस्कृत के महान विद्वान एवं लेखक भी थे हर्षवर्धन। समझ गए, इसे याद रखिएगा। अब कह रहा है हर्षचरित, जो हर्षवर्धन का हर्षचरित है दोस्तों, वो जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्षवर्धन का जो हर्षचरित है वो आप लोग सभी लोग लगभग जानते होंगे, वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे जो 7 नंबर क्वेश्चन आया है, हर्षवर्धन के जो है कि समय में जो है कि कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में जो कौन सा चीनी यात्री जो है कि क्या आया था, भारत आया था दोस्तों। तो इसका मैं ट्रिक आपको बता दूं कि हर्षवर्धन, ठीक है, वेन
आप लोग ये याद रखिएगा, इंग्लिश का आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है, WHEN, ठीक है, WHEN। ओह क्या मैं लिख रहा है यार, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट आप लोग को बता दूं मैं, WHEN, ठीक है। वेन मतलब क्या होता है, वेन मतलब, ठीक है, कब होता है, वेन मतलब कब, ठीक है ना। तो बस आपको ऐसा रखना, वेन जब कब दोनों हो जाता है, ठीक है ना। तो वेन क्या हुआ कि वेन चीनी यात्री आए तो हर्षवर्धन हर्ष से क्या हो गए, हर्षित हो गए, हर्ष से हर्षित हो गए, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना, क्या, जब चीनी यात्री आए तो हर्ष जो क्या हुआ कि हर्ष वेन, जब चीनी यात्री आए तो हर्ष जो है हर्ष से हर्षित हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे हर्ष मतलब आप लोग समझ सकते हैं, खुश हो गए, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब लगभग माइंड में सेट हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने साल पूछ रखा है, ठीक है। हर जगह यूपीएससी में भी पूछ रखा है, मेंस में, बीपीएससी में पूछ रखा है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वेन सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, वेन सॉन्ग। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि चालुक्य, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनको पराजित किसने किया, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला जो थे नरसिंह वर्मन थे दोस्तों। कौन थे, नरसिंह वर्मन, ओके, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन याद रखना, क्या, नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन। अब पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था, अगर ये पूछ दिया जाए, ठीक है ना, पुलकेशिन द्वितीय ने, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है दोस्तों वो क्या थे, किसको पराजित किए, तो हर्षवर्धन को पराजित किए, ठीक है। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो है कि युद्ध हुआ था, वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, इसी तरह और भी सारे मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी देखिए क्या बोला है, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर कह रहा है किस व्यक्ति को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है, ठीक है। सेकंड अशोक किसे कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। इनकी जो अशोक जी की जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी इनके पास ही पाई गई, ठीक है ना। चलिए आगे कह रहा है कि वाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि, राजदरबारी कवि थे, ठीक है। वाणभट्ट अब किसके राज दरबार में रहा करते थे, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो थे उन्हीं के राज दरबार में कौन रहता था, तो वाणभट्ट रहते थे, ओके। तो हर्षचरित वाणभट्ट जो है हर्ष जी के बारे में लिखे, कौन, हर्षचरित बाणभट्ट, समझ में आ गया ना, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। अब हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है दोस्तों। अब देखिए इनकी जो है कि युद्ध कहाँ पे हुई थी, नर्मदा नदी, ये मैंने बताया आपको, बट अब पूछ रहा है कि इनकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो आप लोग हाँ जो है कि जानते होंगे क्या, कि एहोल अभिलेख, जो एहोल अभिलेख है दोस्तों, इस एहोल अभिलेख में इनकी जानकारी मिल जाती है कि एहोल अभिलेख में क्या हुआ कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की मध्य जो है युद्ध हुआ था, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतापशील हुड़ हरिण, ठीक है, हुड़ हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी दोस्तों। अब इसमें से कौन ऐसे आदमी थे जिनको ये तीनों मिली थी, क्या, प्रतापशील का, हुड़ हरिण केसरी, ठीक है, और महाराजा धीराज, इन तीनों जो है कि प्रकार के उपाधियों का उपाधि मिला हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर, ठीक है, प्रभाकर वर्धन को, ओके। अब क्या कर रहा है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी, ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर को कहाँ स्थानांतरित किया, तो अभी मैं ऊपर बताया भी था कि क्या हुआ, बाद में चेंज होकर के क्या बन गया, कन्नौज बन गया। तो थानेश्वर जो था पहले राजधानी, बट चेंज होकर के कहाँ बन गया, कन्नौज बन गया, ठीक है। तो कन्नौज सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 14 नंबर थोड़ा सा, सकलोत्तरा पथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी, सकलोत्तरा पथनाथ की उपाधि किसने धारण की, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन ने जो है क्या सकलोत्तरा पथनाथ की उपाधि धारण की थी, ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है वेनसांग ने शिलादित्य कहा है। तो अब दोस्तों वेनसांग जो है जिसके दरबार में रहते थे उन्हीं को ना कहेंगे, कुछ भी जो भी कुछ कहना होगा। तो इन्होंने क्या किया कि वेनसांग ने जो है हर्षवर्धन की जब राज दरबार में है ना, जब हर्ष से जो है कि हर्षित हो गए, तो अब क्या किए, धीरे से यो कहा यारवा बड़ी खुश हो रहा है यारवा, तनी एगो दाग देते हैं तो और ही खुश हो जाएगा। तो तड़ देना खड़े हुए और तड़ दे कह दिए आप तो शिलादित्य हैं,
ठीक है, आप तो शिलादित्य हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, तो वो भी और खुश हो गए, ठीक है ना। तो बस शिलादित्य कहा, ह्वेन-सांग ने किसे शिलादित्य कहा, तो हर्षवर्धन को कहा। समझ में आ गया ना। अब देखिए गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात, मतलब गुप्त वंश जब समाप्त हुआ उसके बाद से जो है कि उत्तर भारत, मतलब उत्तर का जो भारत है में बड़ा जो है कि भाग का पुनर्गठन किसने किया, ठीक है। इसमें से कौन शासक थे दोस्तों, तो हर्षवर्धन जो थे उन्होंने जो है कि क्या किया, उत्तर भारत पर बड़े भाग पर पुनर्गठन किया था, ठीक है ना। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि बंगाल का कौन सा शासक जो था वो हर्ष का समकालीन था। तो हर्ष का जो है कि समकालीन कौन था दोस्तों, आप लोग इसको इजीली जवाब दे सकते हैं, हर्ष से जिसकी युद्ध हुई वही समकालीन रहा होगा, तभी तो युद्ध करने आया ना। तो ऐसा थोड़ी नहीं था कि भाई वो बच्चे से था तब चला है, क्या बोलते हैं वो, मतलब वो जन्मे नहीं ले तब चला है, चाहे मरने के बाद चला है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उस समय वो शासन कर रहा होगा तभी आया लड़ने के लिए ये रवा। तो देखो अब इसमें से कौन आया था, याद आ रहा है ना कौन आया था, क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। समझ में आ गया ना, इसका राइट आंसर पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। हर्ष का। और दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन डाल रहा है, एक शशांक भी थे, ठीक है, शशांक भी थे, ठीक है ना। तो देखिए अभी ये कंफ्यूजन वाली बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, मैं अभी क्लियर नहीं किया था इसको। देखिए यहाँ पे क्या है कि शशांक भी थे समकालीन और पुलकेशिन द्वितीय से तो युद्ध हुआ ही था, ठीक है। तो अब समकालीन की बात कर दिया, दिक्कत कर रहा है, बट चलिए इसका मैं कन्फ्यूजन वाली ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग एकदम थोड़ा सा कर लीजिए, आप लोग अगर मालूम होगा अच्छे ढंग से तो ऐसे कमेंट करके अगर बताइए, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा तो ठीक है। बाकी मैं कंफर्म करके आगे वाला वीडियो जो होगा उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे क्या बोला, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया। देखिए अब यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय से और हर्षवर्धन से जो है कि युद्ध हुआ था, ये तो आपको दिख रहा है ना सामने, युद्ध हुआ था। तो युद्ध हुआ था भाई, समकालीन जब आदमी रहेगा तभी तो युद्ध होगा, उसके टाइम में शासन कर रहा होगा तभी तो वही चीज़ वहाँ पे कन्फ्यूजन वाला ढूंढ डाल दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं फंस गया हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और उसके बीच में युद्ध हुआ था, वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, ये मैं कई बार क्वेश्चन ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है हर्ष के शासनकाल में जो है उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था। अब जब हर्ष का जो शासनकाल था दोस्तों, हर्ष ही ने क्या किया था, अपनी राजधानी चेंज की थी, ठीक है, राजधानी चेंज की थी। तो उत्तर भारत में उन्होंने, मतलब उत्तर भारत का पूछ रहा है, तो उत्तर भारत में ही लगभग राजधानी थी, ठीक है, लगभग नहीं पूरी थी। तो क्या हो गया कि उत्तर भारत में ही थी, तो कन्नौज जो है चेंज करके कन्नौज उन्होंने किया था ना, कन्नौज उनको पसंद आ रहा था बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इसीलिए कन्नौज उन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दिया। अब कह रहा है हर्ष की जीवनी किसने लिखी। अब जो हर्ष हैं दोस्तों उनकी जीवनी लिखी तो किसने लिखी, तो अभी यहाँ पे अभी ऊपर मैं बताया भी हूँ, ठीक है ना, कि इनके राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ठीक है। तो उन्होंने ही क्या किया, इनकी जीवनी को लिखा, ठीक है ना। उनकी जीवनी को किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने लिखा, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है क्या, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन जो है अपना धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। जो हर्षवर्धन थे वो अपना धार्मिक सभा कहाँ करते थे, तो प्रयाग जो राज है दोस्तों, प्रयागराज, वहाँ अपना ये धार्मिक सभा करते थे, ठीक है ना, धार्मिक सभा वे वहीं करते थे। चलिए आगे कह रहा है 22 नंबर कह रहा है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस किस जो है कि थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है। दोस्तों 22 नंबर जो है ये बोल रहा क्या कि किस प्रदेश में स्थित है, तो हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा जो प्रदेश है दोस्तों, वहाँ पे हरियाणा में क्या है, थानेश्वर है। और थानेश्वर बस वही तो पूछ रहे हैं, थानेश्वर, थानेश्वर, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब कह रहा है कि जो हर्षवर्धन की बहन राजश्री थी, अब राजश्री का जो शादी हुआ दोस्तों वो किसके साथ में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों लगभग आप लोग सभी लोग जानते होंगे, मौखरी नरेश जो ग्रह वर्मा थे, ठीक है, मतलब इनके सार जो थे, सार, ठीक है ना, साले साहब, ठीक है ना, वो कौन थे कि मौखरी नरेश ग्रह वर्मा थे। समझ आ गया ना, मतलब मौखरी के शासक थे वो, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा थे। समझ आ रहा ना। चलिए आगे देखते हैं, करा कि हर्षवर्धन के अग्रज, ठीक है, अग्रज जो है कि राज्यवर्धन की हत्या किसने की। अब राज्यवर्धन को किसने मारा, किसने मारा, ओके। अब पूछ रहा क्या, राज्यवर्धन को किसने मारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर होगा, मतलब गौड़ नरेश शशांक ने, शशांक ने क्या किया, राज्यवर्धन को
मार दिया था, जो कि ये क्या था, ये भी सर देखिए। अब यहाँ पे वहाँ पे क्या पूछ रखा था, बंगाल का पूछा था ना। अब देखिए हाँ, बंगाल का शशांक, ये तो सही था यार, हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं। वहाँ पे डायरेक्ट बंगाल का बोला था ना। हाँ सही, ये कंफर्म, देखिए अभी मैं क्वेश्चन अभी कंफर्म हो गया ये देखिए कहाँ गया, हाँ ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हूँ, क्या है कि बंगाल का यहाँ बोला है, ठीक है ना, यहाँ क्या बोला, बंगाल का बोला है, तो बंगाल के शशांक थे, ठीक है ना, बंगाल के शशांक थे। ओके, और पुलकेशिन द्वितीय तो थे ही, ठीक है ना, यहाँ वहाँ के नहीं थे, दूसरी जगह थे, ठीक है ना। चलिए ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया, और अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला कि राज्यवर्धन को क्या क्या शशांक ने मारा, गौड़ नरेश शशांक ने मारा। ओके समझ गए। अब कह रहा है कि हर्षवर्धन ने जो है कि 606 ईस्वी में, ठीक है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में जो है कि संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था। अब हर्ष संवत की इसने स्थापना की, देखिए कि कोई भी रहा है वो अपने अगर संवत स्टार्ट किया है तो कि कोई ना कोई उपलक्ष्य में किया है, कुछ ना कुछ वो जीत हासिल किया या फिर जो भी कुछ हो। ठीक है, तो अब इसमें ये जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने जो हर्ष संवत स्टार्ट किया वो किस उपलक्ष्य में इन्होंने स्टार्ट किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि अपने जो है कि राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, क्या राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ठीक है ना, राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या कर दिया कि 606 में हर्ष संवत का स्टार्ट किया। ओके चलिए आगे कह रहा है कि कौन वर्धन वंश के जो है कि राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किया। अब कौन किया, तो अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं, हर्षवर्धन जो थे उन्होंने ही क्या किया कि क्या किया, चेंज करके थानेश्वर से कन्नौज ले गए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको समझ में आ गया, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है कन्नौज किस प्रदेश में। अब आपको समझ में आया, थानेश्वर तो हमारा हरियाणा में है, बट अब कन्नौज किधर है, तो कन्नौज क्या है कि हमारा उत्तर भारत में पड़ता है। तो उत्तर भारत में पड़ता है, उत्तर भारत में किस जगह पड़ता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश में क्या है, कन्नौज है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ह्वेनसांग जब यात्रा कर रहा था तो वो जो है कि वो लिखा था क्या, क्या बोलते हैं, सी यू की क्या है भाई, वो यात्रा नहीं है, ये नहीं था, ये नहीं है। ठीक है, तो वो क्या किया, जो भी है, तो जैसे कि वर्णन मिलता है दोस्तों, थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे, इसका जो वर्णन मिलता है तो उस समय पता चलता है क्या कि सूती वस्त्र का जो है कि वस्त्र उस समय उत्पादित किया जा रहा था। तो सबसे प्रमुख नगर को, सबसे प्रसिद्ध नगर उस समय कौन सा था, ये यहाँ पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर, मतलब मथुरा में जो है कि सूती वस्त्र का सबसे बढ़िया उत्पादन होता था उस समय, सबसे प्रसिद्ध था ये जगह। ठीक है, अब कह रहा है कवि वाणभट्ट निवासी थे, जो कवि वाणभट्ट थे वो निवासी थे, वो कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों आपको थानेश्वर, थानेश्वर जो कि क्या कहाँ पे है, हरियाणा में है, तो वहाँ के ये रहने वाले थे कौन, वाणभट्ट। ओके समझ में आ गया, जिन्होंने क्या किया है कि वाणभट्ट की बहुत सारी रचना है, बट अभी फिलहाल में हम लोग जो है कि क्या है, अभी हर्षवर्धन के टाइम पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हर्षचरित। ठीक है ना, हर्षचरित इसमें है। ठीक है, कादम्बरी वगैरह सब इन्हीं का है। ठीक है, अब कह रहा है कि नागानंद का जो है कि रचनाकार कौन था। जो नागानंद था दोस्तों उसका रचनाकार कौन था। अब नागानंद बोला, नंगानंद, ठीक है ना, नागानंद, क्या लग रहा है, नंगानंद लग रहा है ना, तो नंगानंद कौन, हर्षवर्धन। ठीक है ना, तो हर्षवर्धन जो था वो क्या था, क्या के रचनाकार कौन था दोस्तों, तो नागानंद। ठीक है ना, हर्षवर्धन ने क्या किया, नागानंद को लिखा। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत के आप लोग जानते ही हैं, संस्कृत का एक बहुत जो है कि मतलब क्या था, प्रकांड विद्वान था ये। चलिए कह रहा कि जो है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। ठीक है, किया था, तो वो जो है कि कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे किया था दोस्तों ये पूछ रहा था। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, कन्नौज और प्रयाग में, ये अपना जो है कि धार्मिक जो भी सभा हुआ करता था वो प्रयाग में करता था। ठीक है, तो कन्नौज और प्रयाग जो है कि प्रयाग में जो है कि धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। ठीक है, प्रयाग में तो करता ही था धार्मिक सम्मेलन अपना सभा, तो वहाँ किया, और प्रयाग के साथ वाला जो दिया है वो यहाँ पे
चाहिए। आगे देखते हैं, करा कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी का नाटक के नाटककार कौन है? तो इसमें से कौन है दोस्तों? तो हर्षवर्धन का ही ये है। अभी एक तो आपको नागानंद मैंने बताया ही, तो नागानंद जो है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रियदर्शी का, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता है कि किसका है, तो हर्षवर्धन का, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, सी नंबर, मतलब हर्षवर्धन ने ही क्या किया, गुर्जरों को पराजित किया था। ओके, अब क्या करा, आज भी सांग की कारण क्या रहा है ये पूछ रहा है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर, मतलब सीयूकी की रचना। हाँ, वही चीज़ मुझे देखिए कंफर्म नहीं हो रहा था, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था। सीयूकी इन्होंने लिखा, ठीक है, उसमें मतलब ये अपनी यात्रा वृत्तांत, एक सीयूकी क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब ये यात्रा जो भी की है ना पूरा उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो वेनसांग को हम लोग किसे याद करते हैं, सीयूकी के द्वारा ही याद करते हैं। ठीक है ना, चलिए, इन्होंने पूरा क्या किया, जब घूमे हैं तो पूरा पूरा लिख रखे हैं, तो वही ऊपर मैं अभी बताने वाला था, तो जहाँ से नहीं चढ़ रहा था। अब देखिए क्या बोला है कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन के एकमात्र जो है कि पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? अब पुलकेशिन जो द्वितीय था दोस्तों, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो उन क्वेश्चन से हमें पूरा इसका पता चल जाता है कि क्या था ये, क्या था, वातापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है ना, तो इसने क्या किया, हर्षवर्धन को पराजित किया नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, जो कि ये भी क्या था, वातापी राजा अगर बोल दिए तो ये भी समकालीन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बंगाल बोला था। ठीक है, बंगाल का शासक जो है कि शशांक था। ठीक है, जो कि हर्षवर्धन का समकालीन था। समझ में आया ना? चलिए, आगे क्या बोला कि हर्षवर्धन ने अपनी जो है पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक जो है कि बड़ी क्या था, कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो वल्लभी नरेश कौन था जिसके साथ में अपनी जो है कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह कर लिया? ये कूटनीति था। ठीक है, विवाह करके कुछ ना कुछ हड़पने का इरादे बना रहा था। ठीक है, तो अभी कौन सा था दोस्तों? तो ध्रुवसेन द्वितीय जो था उससे शादी किया था अपने पुत्री का। ठीक है, और ये कूटनीति था। ठीक है, कूटनीति के द्वारा ये शादी किया। समझ आ रहा ना? तो कूटनीति आप लोग समझ, अभी देखिए यहाँ पे छोड़िए उस सब चीज़ें, क्या बोला यहाँ पे, 641 ईस्वी में। ठीक है, 641 ईस्वी में किस चीन के राजा जो है कि ताइसुंग, क्या क्या नाम रहता है यार, चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा। ठीक है ना, चीन के राजा ताइसुंग के पास में एक राजदूत भेजा 641 में, किसने भेजा? ठीक है, तो इसमें से कौन है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, मतलब हर्षवर्धन ने भेजा था। ठीक है, ताइसुंग के पास में अपना एक राजदूत भेजा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन की, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जानते क्या कीजिए दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ये वैसे दिख भी नहीं रहा, कहीं पूछा भी नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन कहीं पूछता भी नहीं है, बट इसे समझने के लिए आप लोग इसे जो है कि पढ़ लीजिए। ठीक है, स्टॉप कीजिए और पढ़ लीजिए। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर वो मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है, मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ तो विस्तरण वर्णन मिलता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, वांग वेन से वांग वेत्से, वाह भाई क्या नाम है यार, पढ़ने का भी ढंग नहीं आ रहा मुझे। चलो आगे देखते हैं, क्या यार ऐसा उल्टा पुल्टा नाम रहता है, वांग वेन तसे। ठीक है ना, वांग वेन तसे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या जो है कि यात्रियों के राजकुमार, ठीक है, कहा जाता है? तो इसमें से किसको कहा जाता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, वेनसांग को। ठीक है ना, क्या थे ये, वेनसांग को ये कहा जाता है। वेनसांग को क्या बोला जाता है कि वर्तमान शाक्य मुनि, या फिर शाक्य मुनि जो थे दोस्तों ना, उनके तरह, मतलब वर्तमान के जो शाक्य मुनि थे उनके तरह माना जाता है, या फिर क्या कि यात्रियों के राजकुमार इन्हें बोला जाता है। ठीक है ना, हेनसांग को, तो ये ध्यान रखना है। अब कह रहा है हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? अब वो लगभग कितने साल रहे यहाँ पर दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब कि 14 वर्ष इन्होंने यहाँ पे बिताया था। ठीक है ना,
14 वर्ष इन्होंने क्या किया यहाँ पे, लगभग 14 वर्ष इन्होंने यहाँ बिताया था। अब कह रहा कि वेनसांग जो है कि वेनसांग के समानार्थ, ठीक है, वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के जो है कि प्रचारार्थ जो है कि हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं वेनसांग जो था, वेनसांग वो कराया कि समानार्थ मतलब हर्षवर्धन अपना अधिकतर जो है कि महासभा वगैरह जो भी कुछ था वो प्रयाग में कराता था, ठीक है। तो प्रयाग में कराता था, लेकिन जो है कि एक जो है कन्नौज में कराया, ठीक है। तो प्रयाग में और कन्नौज में दो ही जगह है, ठीक है, जहाँ पे कराया। तो ये जो महायान का जो क्या धर्म का जो है कि प्रचार के लिए प्रचारार्थ में जो कराया इन्होंने वो कन्नौज में कराया था, ठीक है। तो ये दो जगह याद रखना है क्या कि तो प्रयाग में होगा नहीं तो कन्नौज में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है कि कन्नौज में। अब कन्नौज में जो है कि जो कि महायान धर्म का जो मतलब क्या था, बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय था उसका प्रचार के लिए इन्होंने क्या किया था, कन्नौज में कराया था, ठीक है। और बाकी तो प्रयाग में ये कराते थे अपना धर्म वाला, ठीक है ना। अब देखिए कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जो कुंभ मेला लगता है दोस्तों प्रयागराज में, उसका श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर, मतलब कि हमारे हर्षवर्धन जी को दिया जाता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा, आगे कह रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को दक्षिणावर्ती अग्र क्या है अग्रगमन को रोका, ठीक है, दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। तो किसने रोका दोस्तों, पुलकेशिन फर्स्ट ने कि द्वितीय ने कि विक्रमादित्य प्रथम ने कि विक्रमादित्य द्वितीय ने। दोस्तों अभी आपको ऊपर क्वेश्चन मैंने बताया था कि इनसे लड़ा कौन था, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर लड़ा था तो पुलकेशिन द्वितीय लड़ा था भाई, जब लड़ा था तो वही रोका था, सिंपल सी बात, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या 44 नंबर निम्नलिखित में से, दोस्तों वीडियो ज़्यादा अब लेंदी नहीं होगा, बस अब कुछ ही क्वेश्चन है जो कि अब समाप्त हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो चलिए अभी ये देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है कि 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दे दिया था, ठीक है। विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय जो है दान रूप में दे दिया था, ठीक है। तो कौन था दोस्तों इसमें से, दोस्तों आपको एक बात बताएं कि छोड़ी जाए क्या होगा 44 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है कि 100 ग्रामों का आय दान स्वरूप में दे दिया था, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, मैं आपको मूवी एक बताने वाला था देखने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करने के लिए बोला दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा, रचना दे रखा और रचनाकार दे रखा। तो हर्षचरित कादम्बरी किसका है दोस्तों, तो बाणभट्ट का है। तो बाणभट्ट कहाँ है, बाणभट्ट भैया यहाँ होगा, यहाँ घुस आए हैं, देखो इसे मिलाने में दिक्कत होता है वो भैया, यहाँ डायरेक्ट मैं मिला दे रहा हूँ यार, देख लेना, ठीक है ना। क्या है बाणभट्ट, ठीक है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, ठीक है। ये तीनों शतक जो है दोस्तों, अब शतक मार दिया, कौन अब शतक मार रहा है, तो अब शतक कौन मारेगा, शतक देखिए कौन मार रहा है, हर्षवर्धन भट्ट। शतक शतक भैया कौन लगाते हैं, देखिए मुझे थोड़ा याद नहीं ऑप्शन अब कूट से ही देखना पड़ेगा मुझे, शतक शतक कौन लगाता है, हाँ शतक मतलब भर्तहरि, हाँ भर्तहरि, ठीक है। भर्तहरि क्या है, शतक लगाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं भूल गया था, ज़्यादा दिन हो गया पढ़े हुए इसको मुझे। तो देखिए दोस्तों देखिए ट्रिक वर्क भी जो होता है ना, थोड़ा सा आप अगर पढ़ते रहते हैं या फिर अच्छे से माइंड में सेटअप किए रहते हैं तभी वो रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भर्तहरि मतलब भर्तहरि है मतलब ना क्या है, भात भात एक थरी खा करके या तब जाकर क्या करते हैं वो शतक लगाते हैं। भात एक थरी, भात जानते होंगे चावल, चावल को भात बोला जाता है भोजपुरी में, ठीक है। तो भात एक थरी खा करके, भात भरथरी मतलब भात एक थरी खा करके और शतक लगाता है, ठीक है। तो तीनों शतक जो है दोस्तों, निधि शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, ठीक है, ये क्या है भरथरी का हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों शतक अधिकतर जब पूछता है ना दोस्तों तो 2 या 3 शतक एक साथ में करके पूछता है, ठीक है। कभी भी अकेले करके वैसे नहीं पूछता, अकेले करके पूछता है तो सूर्य शतक पूछता है, ठीक है। तो जो सूर्य शतक है इसका जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, ये मयूर हो जाते हैं,
मयूर, ये याद रखिएगा, सूर्य शतक, ठीक है ना, मयूर। तो मोर का पंख आप लोग देखे होंगे, मोर के पंख में थोड़ा सा छोटा सा देखते हैं वो डिजाइनिंग पूरा बना रहता है, जो डिजाइनिंग वगैरह, तो क्या होता है सूर्य की रोशनी में चमकता है पूरा, ठीक है ना। तो सूर्य की रोशनी पड़ने में जो शतक लग जाता है तो मयूर के पंख पे लगता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब प्रियदर्शिका रत्नावली, ये तो आपको मालूम ही है, मैंने बताया ही है, क्या किसका है, तो हर्षवर्धन का है, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, ठीक है, संबंधित नहीं था, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वाणभट्ट की कालिदास की भर्तरी के मयूर। अब देखिए यही पूरे लेखक थे, यहाँ पे जो ऊपर थे ना लेखक, वही पूरे लेखक थे। अब इसमें से जो कालिदास थे ना दोस्तों, वो क्या थे, इनके दरबार से संबंधित नहीं थे, ठीक है ना। बाकी लोग वाणभट्ट, भर्तरी और मयूर, ठीक है, जो कि मयूर क्या है, सूर्य शतक, और भर्तरी श्रृंगार शतक, और क्या बोलते हैं, श्रृंगार शतक, और देखिए नाम मेरा पूरा भूल रहा है, ये वही नहीं कहते हैं, कुछ ज़्यादा दिन छूट जाता दिक्कत है। श्रृंगार शतक, भक्ति शतक और नीति शतक, नीति भक्ति श्रृंगार, नीति भक्ति श्रृंगार, ठीक है ना, नीति भक्ति श्रृंगार शतक के ये जो है कि लेखक हैं। और जो वाणभट्ट है तो जानते ही हैं आप लोग, कादम्बरी और हर्षचरित, ठीक है। अब चलिए आगे देखें, आगे क्या बोल रहा है कि हर्षवर्धन ने जो है कि किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया था, ठीक है। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया, ठीक है। तो अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। मतलब कि क्या है, ये दोनों सही है, और जो आर जो है, मतलब जो सेकंड वाला कथन है, वो फर्स्ट वाले की बढ़िया से व्याख्या कर देता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए बोला है, ठीक है। अब कह रहा है कौन सुमेलित है, अब एक के में सही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे कभी भी आपको मिल जाता है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन, जब पेपर में आप बैठे हों, तो पेपर में दोस्तों 99% जो है ऐसा होता है कि उपरोक्त सभी दिया रहता है, तो वही आंसर होता है, ठीक है। तो आपको उपरोक्त सभी एकदम मार के आना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका वही हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी ही। तो ये सब पूरा ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अवंती का क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन का प्रधान, हर्षवर्धन अवंती जो था दोस्तों, हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, ठीक है। अवंती, सॉरी, अवंती, हाँ वही तो, जो है सिंहनाद जो था महासेनापति था, ठीक है। और कुंतल किसे कहा जाता था, सेनापति को कहा जाता था। ये सब नामें थी, ठीक है ना। चलिए आगे आगे अब कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, उनको अब देखना है हमको। और लगभग हम लोग लास्ट की तरफ पहुंच चुके हैं, लगभग नहीं पूरा लास्ट की तरफ पहुंच चुके हैं। अब 7 और क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। अब कह रहा है किसका कथन है। अब ये जो कथन है, भारत के लोग जो हैं गर्म मिजाज के हैं, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, ठीक है। उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं, ठीक है, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। ये किसने कहा है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसमें कौन आया था अपने भारत में, कौन बात ये बोल दिया, अब ये जानना है। मेगस्थनीज कहा कि फाहियान कहा कि वेनसांग कहा कि इसिंग कहा। तो दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल में किसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा सुन रहे हैं, तो वेनसांग के बारे में। तो वेनसांग में ये बात कह दिया था यरबा, ठीक है। ये आया चीन से। अब हर्षवर्धन को हर्ष करने के लिए उनको क्या बोल दिया, शिलादित्य बोल दिया, ये सब बात बोल दिया, लोगों को खुश करने के लिए ये सब बात बोल दिया। और ले सबको खुश करके यार 14 साल तक खूब घूमा था चाइना में। अभी तुम चाइना में, हम लोग चाइना में जाए सारे, क्या कहें, छोड़िए जाने दीजिए। कह रहा है अग्रहार का अर्थ है। अब जो अग्रहार का अर्थ होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ए नंबर। कह रहा है कि ब्राह्मणों को दिया जाने वाला एक जो है कि दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, अग्रहार बोला जाता है, ठीक है। घटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग होता था, ठीक है। घटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर। मतलब खेती की सिंचाई के लिए, सिंचाई यहाँ पे खेती की सिंचाई करने के लिए क्या घटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग किया जाता था, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था। अब एरीपत्ती का अर्थ क्या था, तो 52 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका जलाशय की भूमि, ठीक है। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती मतलब
जलाशय की भूमि, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा क्या कि हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, ठीक है। हर्ष हर्ष के जो समय था दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में जो भू राजस्व की जो सीमा थी वो क्या थी दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/6 से लेकर के 1/10 भाग, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब छठा भाग से लेकर के 10 एक का छठा भाग से लेकर के 10 भाग तक, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब कह रहा मौखरी शासकों की राजधानी थी। अब मौखरी मैंने बताया मौखरी की कन्नौज था, ऊपर हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जो राजधानी वाला पढ़े थे, तो मौखरी का कन्नौज हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है सीयूकी नामक जो क्या है यात्रा विवरण है निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, तो फाहियान से कि अल्बरूनी से कि मेगस्तनी से कि वेनसांग से। तो दोस्तों आप लोग को एकदम पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है, मालूम भी हो चुका है कि क्या है सीयूकी किसका है, तो वेनसांग जी का है, ठीक है। वेनसांग जी का है, जो चीन का यात्री था, जो हर्षवर्धन के काल में भारत घूमने आया था, जो कि 14 साल रहा था अपने भारत में, ठीक है ना। इसने क्या किया कि हर्ष जी को क्या बोल दिया, शिलादित्य बोल दिया, और भारत के लोगों के बारे में 2-4 वर्ड बड़ा ही मार दिया, ठीक है, कि भारत के लोग क्या हैं कि स्वच्छ क्या बोलते हैं वो स्वच्छ हैं, और क्या बोलते हैं यार, स्वच्छ भारत अभियान वाले जो हैं, ऐसे कुछ बोला है, एक शब्द अभी ऊपर में बताया हूँ, ठीक है। तो वो पूरा कोटेशन बोला है, ठीक है ना। तो वो कोटेशन पूछता है, आपको समझ में आ जाएगा, बड़ाई करेगा आप लोग का, जब आप लोग का बड़ाई किया यरवा तो समझ जाइएगा वेन संघ में आया था तो वो किया है, ठीक है ना। तो बस इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, और इसके बाद का जो वीडियो होगा दोस्तों उसमें हम लोग पूरा का पूरा विविध प्राचीन भारत को पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों वो भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। जल्द ही नहीं, टाइमली एकदम आप दोस्तों मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे हम, सो आप लोग का वीडियो में लेट हो गया। और कल जो है दोस्तों आप लोग का जो मतलब जीरो से लेकर के हीरो वाला बैच जो चल रहा है दोस्तों, उसकी वीडियो आप लोगों को कल एकदम टाइमली, कल नहीं आज ही जो है कि टाइमली प्रयोग एकदम मिल जाएगा आपको। देखिए जो इसका टाइमिंग है दोस्तों, ये 9 बजे सुबह में है, और जो उसका टाइमिंग है वो 3 बजे शाम को है, ठीक है। तो इसका 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे है, और उसका 3 बजे दोस्तों। अभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो वगैरह कभी नेटवर्क फ्लक्चुएट वगैरह कर जाता है, जिसके कारण आप लोग को वीडियो थोड़ा सा हाफ आवर या फिर 1 आवर लेट से मिलता है, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में।